15 लाख के इनकम पे जीरो टैक्सेस कैसे पे कर सकते हैं, उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लेकिन लेटेस्ट बजट 2024 में न्यू टैक्स स्लैब में काफी बदलाव हुए, जिसकी वजह से इस वीडियो को फिर से बनाना बहुत जरूरी हो गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम में जो बदलाव आए हैं उसके वजह से क्या 15 लाख के इनकम पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में स्विच कर लेना चाहिए, या स्टिल अगर आप रिडक्शंस ऑन द हायर एंड क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर है। जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लेटेस्ट बजट 2024 में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं न्यू टैक्स रेजिम में, किस वजह से हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पर 6 टैक्स स्लैब्स हैं, जिसमें काउंट में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बल्कि स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो 0 से 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्सेस आप पे नहीं करते हैं। 3 to 7 लाख पे नाउ यू पे 5%। ये जो ब्रैकेट था पहले 3 to 6 लाख का था, जिसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो आप 5% के ब्रैकेट में फॉल करते हैं। 7 से 10 लाख के बीच में अब आप 10% पे करेंगे, जबकि इससे पहले ये जो लिमिट थी वो 6 से 9 लाख के टैक्स स्लैब में आप 10% टैक्सेस पे करते थे। 10 to 12 लाख में 15%, 12 to 15 में 20% और 15 लाख के अबव आप 30% टैक्सेस पे करते हैं। और यहाँ पर एक और जो मेजर चेंज किया गया है वो किया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ये लिमिट पहले 50,000 की थी, जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती थी टैक्स फाइलिंग के टाइम में, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। मतलब पहले आप जितने भी टैक्सेस पे कर रहे थे, अब आप उससे 17,500 रुपीज कम टैक्सेस पे करेंगे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में स्विच करते हैं। वहीं पे ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्सेस आप पे नहीं करते हैं। 2.5 से 5 के बीच में 5% पे करते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी 5 लाख से कम है तो उस केस में आप जो 5%, जो कि हो जाता है 12,500 रुपीज, उसको एज अ रिबेट क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग ITR। 5 से 10 लाख के बीच में 20% आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, और अप टू अबव 10 लाख के इनकम पे आप 30% टैक्सेस पे करते हैं। तो इसी वजह से ओल्ड टैक्स रेजिम को तभी यूटिलाइज करें जब आपके डिडक्शंस ऑन द हायर एंड हो। अदरवाइज हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको ज्यादा फायदा हो। इसके लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल कैलकुलेटर में और वहां पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि ओल्ड और न्यू दोनों में ही आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे ऑन अ इनकम ऑफ 15 लाख रुपीज। आपका CTC और ग्रॉस टोटल इनकम में एक मेजर डिफरेंस होता है। CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी। एक कंपनी एक रिसोर्स को हायर करने में कितना टोटल एक्सपेंसेस कर रही है उसको बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी। और जब भी ग्रॉस टोटल सैलरी का कैलकुलेशन होता है तो उसमें से पहले निकाल दिए जाते हैं, अगर आपकी कंपनी अपने बिहाफ पे PF में कंट्रीब्यूट कर रही है, ग्रेजुटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, या फूड कूपन दे रही है, उस वैल्यू को आपकी पहले तो CTC से हटा दिया जाता है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और उस पे आपके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है कि 50% ऑफ योर एनुअल CTC इज बेसिक, जो कि हो जाता है 7,50,000 रुपीज। अब एनुअल CTC है जो 15 लाख रुपीज का है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर PF में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स से आपका एम्प्लॉयर 90,000 रुपीज तक पे कर रहा है, ग्रेजुटी में 10,000 रुपीज वो डाल रहा है। मील कूपन का अगर अमाउंट हो तो वो भी आप इस एक्सेल कैलकुलेटर में डाल सकते हैं और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई है 14 लाख रुपीस की, और इस पे हम टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे। देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में आपको केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। साथ ही साथ अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो उस पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 10% और 12% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है। लेट्स से इट इज 70,000 रुपीज। तो इनकम हो गई, टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 12,55,000 रुपीज। तो इस पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 3 लाख पे 0 हो गया। 3 to 7 लाख के बीच में जितनी भी टैक्सेबल इनकम बनती है उस पे 5% आपको टैक्सेस पे करने होंगे, वो हो जाती है 20,000 रुपीज।
7 से 10 के बीच में जो भी टैक्सेबल इनकम है उस पे 10% आप पे करेंगे तो वो हो जाती है 30,000 रुपीज। 10 से 12 के बीच में आप 15% टैक्सेस पे करते हैं जो कि हो जाता है 30,000 रुपीज। और 12 से 15 लाख के बीच में आपकी जो टैक्सेबल इनकम बच रही थी वो थी 55,000 रुपीज, तो उस पर आप 20% के हिसाब से 11,000 टैक्सेस पे करेंगे। तो टोटल टैक्सेस आपको यहाँ पर 91,000 रुपीज पे करने होंगे। अब चलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, जहां पर हम देखेंगे कि हम क्या क्या डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस यूटिलाइज कर सकते हैं और कितने टैक्सेस आपको पे करने होंगे। देखिए, हाइपोथेटिकल अमाउंट है, आप अपने हिसाब से अमाउंट यहाँ पे ऐड करें और जितने भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है आप पूरे यूटिलाइज ना करें, इस वजह से अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डालें और फिर देखें कि आपको कितने टैक्सेस पे करने होंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम के केस में साइन डिडक्शन 50,000 रुपीज का मिल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात कर ले तो लेट्स से आप 2 लाख का हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस का भी ना एक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन ये होता है कि 3 बेसिक कंडीशंस होती है जिसमें से जो भी लीस्ट होता है उस पर आपको डिडक्शन क्लेम करने होते हैं। वो 3 कंडीशंस क्या होती है? आप की सैलरी में एचआरए का सबसे पहले तो कंपोनेंट होना चाहिए अगर आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर 50% ऑफ बेसिक एनडीए अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और 40% ऑफ बेसिक एनडीए अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं। थर्ड कंडीशन होती है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है और इसके कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। आप वहां पर जाकर ये तीनों वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा लीस्ट अमाउंट है और उतना ही अमाउंट आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम में एचआरए के अगेंस्ट में डालें और उससे आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था एचआरए से रिलेटेड। अगर एटीसी की बात कर लें तो यहाँ पर आप अप टू 1.5 लाख तक के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अगर आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन है उस पर भी आप कर सकते हैं डिडक्शंस क्लेम। अगर आपने पीपीएफ ले रखा है, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट पे क्लेम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है 5 इयर्स की उस पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 1.5 लाख की डिडक्शन हम यहाँ पे पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। अगर आप अपने बिहाफ पर नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर अंडर सेक्शन 80 CCD 1B आप अप टू 50,000 रुपीज के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो भी हमने लिमिट पूरी यूटिलाइज कर लिया है यहाँ पर। अब अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो वहां पर भी लिमिट होती है 10% और 14% ऑफ बेसिक एंड डीए। हम मान के चल रहे हैं कि 75,000 रुपीज आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, ये हाइपोथेटिकल है, आप अपने हिसाब से अमाउंट डालिएगा। कमेंट में बहुत आती है कि ये इमेजिनरी है। हम मैक्सिमम लिमिट यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि आप कैसे जीरो टैक्सेस पे कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है इतने एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करना, लेकिन इतने किए जा सकते हैं। हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेडिकल इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस के केस में आप कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 80D आ जाता है ये। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में अप टू, जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे आते हैं तो और सबकी एज 60 से कम है तो उस केस में 25,000 तक आप अपनी फैमिली के रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए अलग से इंश्योरेंस ले रखा है और उनकी एज भी 60 से कम है तो उस केस में आप 25,000 तक रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए एज 60 से अबव है तो वो लिमिट डबल हो जाती है, 50,000 तक की हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज समझनी जरूरी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे अप टू 5,000 रुपीज आपको रिडक्शन मिल जाते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बिल्स आपके पास रखे हुए हैं तो उस अमाउंट पर भी आप एटीडी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग जब आप कर रहे होंगे ना तो ये तीनों पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है 1 लाख रुपीज तक की होती है जितने का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है जिसके लिए आप 25,000 रुपीज पे कर रहे हैं। आपके पेरेंट जो कि ओल्ड एज हैं, 60 से अबव है, उनके लिए अलग से इंश्योरेंस ले रखा है, उनके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं
तो वो पूरा लिमिट हम यूटिलाइज कर लेंगे 50,000 रुपीज़ का, तो टोटल डिडक्शन अंडर 80D हम यूज़ करेंगे 75,000 रुपीज़ के। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं होम लोन के इंटरेस्ट के रिपेमेंट पे। देखिए HRA भी हम क्लेम कर चुके हैं, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप एक रेंटेड घर में रहते हैं लेकिन आपकी अपनी भी हाउस प्रॉपर्टी है जो कि किसी दूसरे सिटी में है और उसको आपने किराए पे लगा रखा है, उस पे आप होम लोन पे कर रहे हैं और उसके इंटरेस्ट पे आप अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना वो 2 लाख रुपीज की होती है, लेकिन ये 2 लाख का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वहां से आपको इनकम भी हो रही है लेकिन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज अ लॉस फॉर यू। उस इनकम में से इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है और देखा जाता है कि वो नेगेटिव अमाउंट कितने का है। तो उसका जो कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, जितना भी आप रेंट ले रहे हैं माइनस मेंटेनेंस जो कि 30% ऑफ रेंट होता है उसको आप हटा सकते हैं, फिर आता है माइनस प्रॉपर्टी टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेट करने के बाद अगर ये अमाउंट 2 लाख रुपए तक आता है तो वो आप पूरा यहाँ पे डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो पूरा अमाउंट डाल दिया है, आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल दीजिएगा। अब देखिए 80E के केस में आ जाते हैं। अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके लिए आपने लोन ले रखा है, तो उस केस में उसके इंटरेस्ट रिपेमेंट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं 65,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आइडल सिनेरियो है, डू इट एज पर योर नीड। लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में बात कर ले तो अगर आप इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर 2 बार ट्रैवल करते हैं तो उसके टू एंड फ्रो के किराए पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपकी सैलरी में LTA का कंपोनेंट है, और जितना भी LTA का कंपोनेंट है दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट आप कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, केवल वो किराया टू एंड फ्रो होना चाहिए, चाहे टैक्सी फेयर हो, ट्रेन का फेयर हो या एयरलाइन का फेयर हो, केवल आने और जाने का किराया, बीच में आप और क्या एक्सपेंस कर रहे हैं उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 40,000 का आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 8 LTA, और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बच जाती है 4,95,000 रुपीज, और अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में अप टू 5 लाख के इनकम पे आप जितने भी टैक्सेस पे करते हैं वो आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता है जब आप ITR फाइलिंग करने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में 0 टैक्सेस पे कर पाएंगे। देखिए बहुत ही आइडियल सिनारियो है, हो सकता है आपके पास इतने डिडक्शंस हो ही ना, तो उस केस में बेहतर होगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि वहां पर बिना सरदर्दी के आप कम टैक्सेस पे कर पाएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस वीडियो में तो हमने बात की है कि 15 लाख के इनकम पे आपको कितने टैक्सेस पे करने होंगे, लेकिन आपकी जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है उससे आप खुद से अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, और वहाँ पे मैंने एक एक्सेल के बारे में बात की है जिस कैलकुलेटर को आप यूज़ करके अपनी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।